दोस्तों, एक अमीर बाप की बेटी अपनी चमचमाती गाड़ी खुद ड्राइव करके एक छोटे से गांव की टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुकती है। उस झोपड़ी में रहते हैं एक बुजुर्ग माँ और उनका बेटा। लेकिन उस वक्त दिन का समय था और वहाँ वो माँ अकेली थी। लड़की अपनी गाड़ी से उतरती है और धीरे धीरे उस बुजुर्ग माँ की तरफ बढ़ती है और जैसे ही उसके पास पहुंचती है वो माँ उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं, ये चमक धमक वाली लड़की यहाँ क्या करने आई है? कौन है ये? और हमारे इस गरीब से झोपड़े में इसका क्या काम है? वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह लड़की उसके पास आकर बड़े प्यार से कहती है, माँ जी, मैं फिर आपके यहाँ रुकना चाहती हूँ। ये सुनते ही उस बुजुर्ग माँ के चेहरे पर हैरानी और सवालों की लकीरें खिंच जाती हैं। वो उस लड़की को गौर से देखने लगती है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आखिर कौन थी ये लड़की और वो बुजुर्ग माँ कौन थी जिसके पास यह अमीर लड़की बार बार लौट कर आ रही थी? क्या था वो रिश्ता, वो वजह जो उसे इस सादगी भरे झोपड़े की ओर खींच लाई? यह कहानी बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली है। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी है जोधपुर के एक छोटे से गांव की, जहां पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव अपनी खामोशी और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक माँ बेटे की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। इस छोटी सी झोपड़ी में रहती थी जानकी देवी, बुजुर्ग माँ, जिनकी उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियां तो दे दी थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक बाकी थी। और उनका बेटा श्रवण, जो अपनी माँ का इकलौता सहारा था। जानकी देवी की जिंदगी बड़ी साधारण थी। उनके पास 3-4 बकरियां थी जिनको पालकर वह अपना गुजारा करती थी और थोड़ी सी पुरखों की जमीन थी जिस पर वह और श्रवण मिलकर थोड़ी बहुत खेती कर लिया करते थे। श्रवण के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। तब श्रवण छोटा ही था और उस दिन से जानकी देवी ने अकेले ही अपने बेटे को पाला, उसे पढ़ाया और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा किया। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना पैसा ना शोहरत, लेकिन फिर भी वह दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे। श्रवण अब बड़ा हो चुका था। वो पास के एक कॉलेज में पढ़ता था और ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, अपनी माँ को वह सारी खुशियाँ दे सके जो वह अब तक नहीं दे पाया था और उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सके। वो हर दिन कॉलेज जाता, पढ़ाई करता और शाम को घर लौटकर अपनी माँ का हाथ बटाता था। कभी बकरियों को चारा डालने में, कभी खेत में पानी देने में। यह उनकी जिंदगी थी, सादगी से भरी, मेहनत से रंगी और प्यार से सजी। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब दूसरी तरफ जोधपुर शहर की एक बहुत ही रईस परिवार की बेटी नेहा की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। नेहा अपने पिता रमेश चौहान की इकलौती बेटी थी और रमेश चौहान कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। वो जोधपुर के बड़े बिजनेसमैन थे जिनके पास 4-4 फैक्ट्रियां थी, आलीशान बंगला था और बहुत सी गाड़ियां थी। नेहा की जिंदगी में हर वो चीज थी जो पैसों से खरीदी जा सकती थी। बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स और दोस्तों की एक लंबी लिस्ट। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी वह था सुकून। नेहा के पिता दिन रात अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। उसकी माँ शारदा अपने सोशल वर्क सर्कल में मगन रहती थी और नेहा अकेली अपने कमरे में बैठकर सोचती थी कि क्या जिंदगी बस इतनी ही है। उसे दुनिया को महसूस करना पसंद था। वह खुली हवा में सांस लेना चाहती थी,
इसलिए कभी कभी वह अपने घर वालों को बिना बताए अपनी कार उठाती और निकल पड़ती थी। कभी पहाड़ों की सैर करने, कभी जंगलों में भटकने, कभी बस यूं ही अपनी आजादी को जीने। ऐसे ही एक दिन नेहा ने फिर से वही किया। उसने अपनी कार की चाबी उठाई, घर वालों को बिना कुछ बताए निकल पड़ी और सीधे पहाड़ों की तरफ चल दी। उस दिन मौसम थोड़ा साफ था, सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी और नेहा अपनी कार में गाना बजाते हुए ऊपर चढ़ती चली गई। वह पूरे दिन पहाड़ों पर रही, हवा को महसूस किया, पेड़ों की सरसराहट सुनी और अपने मन को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी और वह वापस लौट के पहाड़ से नीचे उतरी, उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के पास पहुंचते ही उसकी कार अचानक बंद हो गई। पहले तो उसने सोचा शायद कोई छोटी मोटी दिक्कत है, लेकिन जब उसने इंजन चेक किया तो कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और वो भी तेज होती जा रही थी। नेहा ने घबराते हुए अपना फोन निकाला कि शायद कोई मदद बुला ले, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नजर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। नेटवर्क बिल्कुल जीरो। अब सोचिए, एक लड़की जो शहर की रईसी में पली बड़ी थी, अकेली एक अनजान गांव में बारिश में भीगती हुई, फोन बेकार, गाड़ी खराब और घर से 60 से 70 किलोमीटर दूर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह अपनी गाड़ी से उतरी, इधर उधर देखने लगी, बारिश में भीगते हुए गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। थक हार कर वह गाड़ी में वापस बैठने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दूर से आते एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का छाता लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और नेहा को जैसे अंधेरे में एक चिराग दिख गया। वह फौरन गाड़ी से बाहर निकली और उस लड़के की तरफ दौड़ पड़ी। वह लड़का और कोई नहीं, श्रवण था, जो कॉलेज से लौट रहा था और बारिश में अपने घर की ओर जा रहा था। नेहा ने घबराते हुए उससे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, मैं यहाँ फंस गई हूँ। श्रवण ने पहले तो उसकी चमचमाती गाड़ी को देखा, फिर उसकी हालत पर तरस खाया। उसने कहा, देखो, मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता, लेकिन मेरा घर यहाँ से थोड़ा आगे है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं इसे धक्का मारकर वहाँ तक ले चलता हूँ। बारिश रुकने तक तुम वहाँ रुक सकती हो, क्योंकि यहाँ बारिश में नेटवर्क नहीं मिलता, बाद में पहाड़ पर जाकर ही कॉल करनी पड़ेगी। नेहा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह ना चाहते हुए भी श्रवण की बात मान गई। वह गाड़ी में बैठ गई और श्रवण ने बारिश में भीगते हुए गाड़ी को धक्का मारना शुरू किया। धीरे धीरे कीचड़ और पानी में से रास्ता बनाते हुए वह उस छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच गए जहां श्रवण अपनी माँ के साथ रहता था। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचे, नेहा गाड़ी से उतरी। बारिश अब तेज हो चुकी थी और वह पूरी तरह भीग गई थी। श्रवण ने कहा, यह मेरा घर है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम अंदर आ जाओ, जब तक बारिश रुके तुम यहाँ आराम कर लो, बाद में फोन मिला लेना, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा। नेहा ने उस छोटी सी झोपड़ी को देखा, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और बाहर बकरियां बंधी हुई थी। वो सोच में पड़ गई कि क्या वह यहाँ रुक पाएगी, लेकिन बारिश और ठंड ने उसे मजबूर कर दिया। वह श्रवण के पीछे पीछे अंदर चली गई। वहाँ जानकी देवी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और जैसे ही उनकी नजर नेहा पर पड़ी, वह चौंक गई। उन्होंने श्रवण से पूछा, बेटा, यह कौन है, इसे यहाँ क्यों ले आए? श्रवण ने माँ को सारी बात बताई। माँ, यह पहाड़ों पर घूमने आई थी, लेकिन इसकी गाड़ी खराब हो गई। मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आता और बारिश में यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, नेटवर्क भी नहीं है,
तो मैं इसे यहाँ ले आया। जानकी देवी को भी पता था कि बारिश में यहाँ फोन नहीं मिलता और पहाड़ों पर ही नेटवर्क मिलता है। वह नेहा की तरफ प्यार से देखने लगी और उसे एक तौलिया पकड़ाते हुए बोली, बेटी इसे ले लो, खुद को पोंछ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। यहाँ आग के पास बैठो, ठंड कम होगी। नेहा ने तौलिया लिया, अपने बाल पोंछे और चूल्हे के पास बैठ गई। वह अभी भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन जानकी देवी की ममता भरी बातों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वो जानकी देवी को देखने लगी, जो बड़े प्यार से रोटियां बना रही थी। उसने झोपड़ी के अंदर नजर घुमाई, वहाँ एक सिलबट्टा रखा था। जानकी देवी हंस पड़ी और बोली, यह पत्थर नहीं, सिलबट्टा है, इससे हम चटनी बनाते हैं। नेहा ने हैरानी से कहा, चटनी? वह तो मिक्सी से बनती है ना? जानकी देवी ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, मिक्सी से बनती है, लेकिन हम गरीबों की मिक्सी यही है। नेहा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कहा, अम्मा दिखाओ ना कैसे बनती है। जानकी देवी ने उसके सामने ही हरी मिर्च, लहसुन और नमक को सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बनानी शुरू करी। नेहा मंत्र मुग्ध होकर देखती रही और फिर बोली, मैं भी ट्राई करूं। जानकी देवी ने उसे सिलबट्टा दिया और नेहा ने पहली बार सिलबट्टे पर चटनी पीसी। श्रवण पास खड़ा यह सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था कि शहर की यह लड़की कितनी मासूमियत से यह सब कर रही है। धीरे धीरे खाना तैयार हो गया। जानकी देवी ने नेहा के लिए एक थाली में रोटी, चटनी और थोड़ी सी सब्जी परोसी। नेहा ने पहले तो खाने को देखकर मुंह बनाया, लेकिन फिर सोचा कि जब यहाँ इतना कुछ एंजॉय कर रही हूँ तो इसे भी ट्राई कर लेती हूँ। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे एक अलग ही स्वाद महसूस हुआ। शायद भूख की वजह से, शायद उस माहौल की वजह से, लेकिन उस सादे से खाने में उसे ऐसा मजा आया जो कभी अपने घर के महंगे रेस्टोरेंट के खाने में नहीं आया था। वह खाते खाते जानकी देवी से बातें करने लगी और श्रवण भी बीच बीच में उसे समझाता कि गांव में यह चीजें कैसे काम करती हैं। तीनों बैठे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 10 बज गए और जानकी देवी ने कहा, बेटी अब रात हो गई है, बारिश अभी नहीं रुकेगी, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह तक शायद मौसम साफ हो जाए, फिर फोन कर लेना। नेहा ने सोचा कि अब और क्या कर सकती है, तो उसने हामी भर दी। जानकी देवी ने उसके लिए एक चारपाई पर बिस्तर लगाया। श्रवण दूसरी चारपाई पर लेट गया और बीच में जानकी देवी सो गई। तीनों लेटकर बातें करने लगे। श्रवण अपनी माँ से मजाक करता, पुरानी यादें ताजा करता और नेहा यह सब सुनती रही। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, उसके घर में ऐसा प्यार, ऐसी बातें कभी नहीं होती थी। उसके पिता के पास टाइम नहीं था, माँ अपनी दुनिया में मस्त थी और वह अकेली अपने कमरे में बंद रहती थी। लेकिन यहाँ इस छोटी सी झोपड़ी में इतनी गरीबी के बावजूद इतना सुकून था कि वह हैरान थी। रात बीत गई और सुबह बारिश थम गई। श्रवण ने नेहा को उठाया और कहा, मेम साहब बारिश रुक गई है, चलो पहाड़ पर चलते हैं, वहाँ से फोन कर लो, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नेहा उठी, तैयार हुई और श्रवण के साथ पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में वह श्रवण से ढेर सारी बातें करने लगी। श्रवण ने उसे बताया कि उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और वह अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है। नेहा उसकी बातें सुनती रही और ना जाने कब उसके दिल में श्रवण के लिए एक अलग सा प्यार जग उठा। श्रवण हंसमुख था, मेहनती था और उसकी आंखों में एक सपना था। वो पहाड़ के ऊपर पहुँचे जहाँ नेटवर्क मिला। नेहा ने अपने पिता को फोन किया। रमेश चौहान ने घबराते हुए फोन उठाया, बेटी तू कहाँ है, हमने तुझे रात भर ढूंढा। नेहा ने सारी बात बताई और कहा, पिताजी चिंता मत करो, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन मैं ठीक हूँ,
यहाँ से मैकेनिक भेज दो। रमेश ने तुरंत मैकेनिक और एक अतिरिक्त गाड़ी भेज दी। नेहा श्रवण के साथ वापस झोपड़ी लौटी। वहाँ वह श्रवण और उसकी माँ का काम में हाथ बटाने लगी। कभी बकरियों को चारा डाला, कभी जानकी देवी के साथ चूल्हा चलाया। यह सब उसके लिए नया था, लेकिन उसे मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके पिता के लोग आ गए और नेहा को जाना पड़ा। वह गाड़ी में बैठकर श्रवण और जानकी देवी को अलविदा कहा और शहर लौट आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घर पहुँचते ही नेहा के दिमाग में श्रवण का चेहरा बार बार आने लगा। उसकी सादगी, उसकी मेहनत, उसकी माँ से मोहब्बत, सब कुछ उसे याद आ रहा था। रात को बिस्तर पर लेटी वह सोचती रही कि उसने ऐसा सुकून पहले कभी क्यों नहीं महसूस किया। 2-3 दिन तक वह इसी उधेड़बुन में रही और फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी कार उठाई और फिर से जोधपुर के उस गांव में पहुंच गई। जैसे ही उसकी गाड़ी झोपड़ी के पास रुकी, जानकी देवी ने उसे देखा और चौंक गई। नेहा उतरी और दौड़कर उनकी गोद में जा गिरी। अम्मा, मैं फिर आ गई। आज भी आपके पास रुकना चाहती हूँ। जानकी देवी हैरान थी, लेकिन नेहा ने कहा, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। आपके साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। जानकी देवी ने उसे अंदर बुलाया। शाम को श्रवण कॉलेज से लौटा और नेहा को देखकर वह भी चौंका। जानकी देवी ने उसे बताया कि नेहा को यहाँ अच्छा लगता है। नेहा उस दिन फिर उनके साथ रही, श्रवण को गौर से देखते रही और उसे अब गहरा प्यार हो गया। श्रवण ने भी उसकी नजरें नोटिस की, लेकिन सोचा कि शायद यह सब शहर की लड़की का नखरा है। अगले दिन नेहा वापस लौट गई। घर वालों ने पूछा कि वह कहाँ थी, तो उसने कहा, वहीं गांव में जहां मुझे सुकून मिलता है। 4-5 दिन बाद नेहा ने अपने पिता से सारी बात कह डाली। पिताजी, मैं श्रवण से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। वहाँ का सुकून मैं जिंदगी भर जीना चाहती हूँ। रमेश चौहान गुस्से में आग बबूला हो गए, लेकिन नेहा ने जिद पकड़ ली। उसकी माँ भी हैरान थी, लेकिन आखिरकार माता पिता मान गए। वो नेहा को लेकर जोधपुर के उस गांव में पहुँचे। श्रवण और जानकी देवी उन्हें देखकर हैरान थे। नेहा की माँ ने जानकी देवी से कहा, हमारी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है, क्या आप इस रिश्ते को मानेंगी? जानकी देवी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन नेहा की आंखों में आंसू देखकर वह पिघल गई। श्रवण ने पहले मना किया, लेकिन नेहा के सवालों ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद नेहा ने श्रवण और उसकी माँ को अपने साथ जोधपुर शहर ले गई। उसने अपने पिता से कहकर गांव में झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर बनवाया, सड़कें बनवाई और बिजली का इंतजाम किया। 1 महीने बाद वह अपनी सास को लेकर वहां लौटी। जानकी देवी ने घर देखा तो हैरान रह गई। नेहा बोली, माँ, यह मैंने बनवाया क्योंकि यहाँ मुझे सुकून मिलता था। दोस्तों, समय बीता। आज नेहा, श्रवण और उनकी माँ उस घर में खुशी से रहते हैं। अब उनके 2 बच्चे हैं और वह कभी गांव में, कभी शहर में समय बिताते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुकून पैसे से नहीं, प्यार और सादगी से मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.